हाँ तो नमस्कार जी। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया दमदार। आपका जो स्टडी है पूरी मन और लगन से हो रहा है। हमारे एक प्यारे से भाई ने कमेंट किया था कि भैया हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पोर्शन में हमको बहुत सारी परेशानियां आ रही है। यू जो कि एक पब्लिक डिमांड, क्या था मेरे भाई? पब्लिक डिमांड था। उस पब्लिक डिमांड पर हम खरे उतरे और हिस्ट्री का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने लाया सब्जेक्टिव के लिए। उसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए और उस भाई ने कहा कि भैया मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। तो उसी पब्लिक डिमांड के चलते आपका दूसरा पार्ट आ चुका है जो कि हिस्ट्री के सब्जेक्टिव पार्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का। क्वेश्चन नंबर 6 का हम क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन करने वाले हैं मेरे विद्यार्थी जी। और इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आप बिना रटे, थंबनेल में आप जैसा कि देख चुके होंगे कि रटना मना है, रटना नहीं है, समझना है और समझ के आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। आई होप कि आप फोड़ देंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि हम बिहार बोर्ड 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा हिस्ट्री पोर्शन हो रहा है एसएसटी का, ठीक है। और ये भी क्या है? तो पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड का पार्ट 2 है, पब्लिक डिमांड का पार्ट 2 है और सब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है और पूरे पूरे सब्जेक्टिव पोर्शन का छठा और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो कहते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? जब आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, राइट, जब आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तब आप लोग मुख्य रूप से कौन कौन से देश के चर्चा किए होंगे? आप लोग इटली का चर्चा पढ़े होंगे, वहां पर जर्मनी का चर्चा पढ़े होंगे, ऑस्ट्रिया नामक देश का चर्चा पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश, वहां के शासक और वहां का मसीहा, उनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में जो हमारा ये क्वेश्चन है कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में, यानी कि इटली और जर्मनी क्या था? बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, वो एक नहीं था, ठीक है। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जर्मनी कितने भागों में बटा हुआ है? तो 300 छोटे बड़े राज्यों में, टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसी को एक करने के लिए एक हमारा देश कौन सा है? इटली, और एक हमारा जर्मनी। तो इन दोनों को एकीकरण करने में, यानी कि एकीकृत करने में, एक करने में हमारा जो ऑस्ट्रिया है मेरे भाई, जो ऑस्ट्रिया है इसकी क्या भूमिका थी? इसकी क्या भूमिका थी, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ये निगेटिव वे में ऑस्ट्रिया आता है या पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है कहते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। हमने क्या बताया आपको कि ऑस्ट्रिया जो है निगेटिव वे में भी हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, क्योंकि इटली और जर्मनी का करना है एकीकरण, यानी कि उसको एक करना है, अच्छा एक अटैच करना है, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो इसमें क्या है? ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि माइंड में ले लाइएगा, जैसे ही आपका ये सवाल आएगा तो आप माइंड में ये लाने का प्रयास कीजिएगा ऑस्ट्रिया, ओ अच्छा, यानी कि वो क्या था? बाधक था, वो एक प्रॉब्लम था। इन दोनों को झूठ मतलब कि इन दोनों क्या है? एकीकृत करने में क्या था? प्रॉब्लम था, ठीक है। तो कहते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा ना। आप ऑस्ट्रिया नाम सुनते हैं क्या कीजिएगा? बाधक को याद कीजिएगा। बाधक शब्द को याद कैसे कीजिएगा? ऑस्ट्रिया नाम जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आप समझ जाइएगा कि इटली और जर्मनी के लिए क्या था? बाधक था, ठीक है। तो पहला लाइन क्या हो जाएगा आपका? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। सबसे बड़ा क्या था? प्रॉब्लम था, ठीक है। वो कैसे था वो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो वो कैसे था बाधक? कहते हैं 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे भाई कि 1830 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसके बाद क्या हुआ? इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। नागरिक आंदोलन का क्या तात्पर्य है कि वहां के जो नागरिक थे, वहां के जो समाज के लोग थे, वो क्या किए थे? आंदोलन शुरू कर दिए थे उसको एकीकृत करने के लिए, ठीक है। तो जब आंदोलन शुरू किए थे मेरे विद्यार्थी जी, तो कहते हैं इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया। इसी समय मेजनी, इसी समय कौन था मेरे भाई? तो इसी समय मेजनी ने क्या किया? मध्य इटली और उत्तरी इटली, ठीक है। जैसे कि हम लोग आपको बताया था कि कोई भी देश है तो उसका क्या है? बहुत सारा पार्ट है। तो मध्य इटली, यानी कि मान लीजिए पूरा अगर इटली है तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये मध्य इटली हो गया, ठीक है। और कौन सा भाग? तो उत्तरी और मध्य इटली, ठीक है। उत्तरी और मध्य इटली को मेजनी ने एकीकृत करने का प्रयास किया, राइट।
कहते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। पहला पॉइंट, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, राइट। कहते हैं 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद आपको ये डेट याद रखना है, कितना, 1830 कितने ईस्वी के क्रांति के बाद, तो 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में क्या हुआ था, नागरिक आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। नागरिक आंदोलन क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, राइट। तो 1830 ईस्वी में के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे। इसी समय मेजनी, इसी समय कौन, तो मेजनी के बारे में हमने बताया था पिछला वीडियो में कि मेजनी कौन था मेरे भाई, तो मेजनी एक योग्य सेनापति था, साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और मेरे भाई क्या था, तो कार्बोनरी दल का गुप्त सदस्य भी था, ठीक है। तो कहते हैं कि इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया। वहां पर क्या हुआ मेरे भाई, तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया का कनेक्शन कैसे, ये समझिए। तो ऑस्ट्रिया का कनेक्शन कैसे, ऑस्ट्रिया बाधक था, ठीक है। तो उसी समय पहले घटना समझिए। तो उसी समय क्या हुआ, इसको एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। अब देखिए, यही से होता है असली खेल ऑस्ट्रिया का शुरू, जो कि बाधक बनता है, सबसे बड़ा बाधक बनता है इटली के एकीकरण में, राइट। तो कहते हैं कि लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेटरनिख ने क्या किया, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। तो 1830 ईस्वी के बाद, 1830 ईस्वी के बाद क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी, इटली में नागरिक आंदोलन होता है कि नहीं। 1830 ईस्वी के बाद इटली में क्या होता है, नागरिक आंदोलन होता है। 1830 ईस्वी के बाद इटली में नागरिक आंदोलन होता है, लेकिन मेटरनिख जो है उस नागरिक आंदोलन को क्या करता है, दबा देता है। अब भैया पूछिएगा कि भैया ऑस्ट्रिया से मेटरनिख का क्या संबंध था, तो हमने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि मेटरनिख कौन था, मेटरनिख युग क्या था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। तो मेटरनिख क्या करता है मेरे विद्यार्थी जी, मेटरनिख नागरिक आंदोलन को दबा देता है और ये नागरिक आंदोलन इटली में हो रहा था। तो जब नागरिक आंदोलन को दबा दिया तो एकीकृत होने के लिए आंदोलन था, तब एकीकृत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और कौन दबाया, तो मेटरनिख दबाया। मेटरनिख कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। मेटरनिख कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। तो इसलिए क्या हो गया, एक तरह से ऑस्ट्रिया क्या किया, बाधक बन गया ना। तो बाधक कैसे बना मेरे विद्यार्थी जी, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, क्या किया, इटली में हो रहे नागरिक आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और दबा भी दिया। तो क्या हो गया, जो एकीकृत करने का प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली में हो रहे नागरिक आंदोलन को दबा दिया और ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में बाधक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं जर्मन में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को दबा दिया। अब देखिए, सबसे पहले ही इटली में जो हमारा नागरिक आंदोलन हो रहा था, इटली में नागरिक आंदोलन जो हो रहा था उसको दबा दिया। इसका पहला सफलता ऑस्ट्रिया या मेटरनिख ऑस्ट्रिया का था। तो ऑस्ट्रिया कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया ने बाधक बनाया कि नहीं बनाया, कैसे बनाया, तो नागरिक आंदोलन को दबा दिया पहला इटली में, ठीक है। और सवाल में वाला क्या है, इटली और जर्मनी दोनों है। तो जर्मनी का कारण जानिए। तो जर्मनी में क्या किया मेरे विद्यार्थी, जर्मनी में मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्लसबाद, एक कानून था कार्लसबाद, उसके आदेश को दबा दिया, ठीक है। उसी को जर्मनी को एकीकृत करने के लिए वहां पर एक दमनकारी कानून था मेरे विद्यार्थी जी, कार्लसबाद, उसके आदेश को क्या किया, दबा दिया। तो इस प्रकार से हम क्या है कह सकते हैं कि मेटरनिख अर्थात ऑस्ट्रिया, क्यों, क्योंकि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसने इटली और जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधक बना। कैसे बना, तो पॉइंट के माध्यम से हम आपको समझाएं, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे। इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को दबा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, समराइज कीजिए, राइट। क्वेश्चन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको समराइज करना। उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं उसको क्या करना, एक टेक्स्ट में तैयार करना, राइट। कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे तैयार करना है, जैसे कि अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया, इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या बताया। तो सबसे पहला घटना क्या है, सबसे पहला घटना है हमारा सवाल पूछता है क्या, हमारा सवाल पूछता है इटली और जर्मनी। हमारा सवाल क्या है, इटली और जर्मनी। हमारा सवाल है इटली और जर्मनी को एकीकृत करने में ऑस्ट्रिया का क्या योगदान रहा।
तो ऑस्ट्रिया का निगेटिव योगदान रहा, यानी कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक नहीं चाहता था कि ये एकीकृत हो, ये एकीकृत हो। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उस समय गुटबंदी होता था, उस समय क्या है, प्रतिस्पर्धा चलता था, ठीक है। तो इटली और जर्मनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि एक हो। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है मेरे विद्यार्थी जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, राइट। समझने का प्रयास कीजिएगा। इटली में क्या हो रहा है मेरे विद्यार्थी जी? तो इटली में हो रहा है नागरिक आंदोलन। इटली में नागरिक आंदोलन हो रहा है। मेटरनिक क्या करता है? नागरिक आंदोलन को दबा देता है। तो एकीकृत होने के लिए नागरिक आंदोलन तब गया, तो इटली एकीकृत नहीं हो पाया। इसका एक काम हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद कीजिए, अपने लैंग्वेज में फिर लिखिएगा। फिर क्या किया? जर्मनी में एक दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को क्या किया? दबा दिया। और इटली में क्या किया? इटली में और ये मेटरनिक क्या करता है? जब मेजनी उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत करने का प्रयास करता है, तो उसको भी क्या करता है? दबा देता है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे, लिखने का प्रयास कीजिएगा। अपने कॉपी कलम उठाइए और लिखिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। सबसे पहला लाइन क्या लिखिएगा? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुए, परंतु मेटरनिक ने उसे दबा दिया और मेजनी के द्वारा मध्य इटली और उत्तरी इटली को जब एकीकृत करने का प्रयास किया गया, तो उसे भी दबा दिया। इटली का काम तमाम, ठीक है, मेटरनिक के द्वारा। मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। फिर लिखिएगा कि जर्मन में हो रहे दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को दबा देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। इस क्वेश्चन को आराम से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार लिखिए। ये जो पूरा हमने लिखाया, इसको पूरा आप आराम से लिखिए। आपका दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आप इस क्वेश्चन के पास सॉल्व जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है उसकी ओर आते हैं, क्योंकि हमारा 2 सवाल हो चुका है, ठीक है। आज का 2 सवाल। तीसरा सवाल आज का क्या है मेरे विद्यार्थी जी? तो सवाल कहते हैं कि विलियम प्रथम, इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम। विलियम प्रथम के बगैर, यानी कि उसके ना रहने पर, बगैर यानी कि उसको छोड़ करके, ठीक है। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? सवाल क्या है उसको समझेंगे। तो सवाल हमारा कहता है मेरे विद्यार्थी जी, कहता है कि विलियम प्रथम एक शख्सियत था, एक शख्स ही था, ठीक है। नाम याद रखिएगा, विलियम प्रथम। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विलियम प्रथम के बगैर, यानी कि विलियम प्रथम के अगर नहीं रहता तो बिस्मार्क के लिए, बिस्मार्क नाम सुने हैं, ठीक है, बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। यानी कि अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाता, ठीक है। ये हमारा क्या है? सवाल है। इसका उत्तर क्या है वो ढूंढने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इस सवाल से आप परिचित होंगे अपने सामाजिक दिनचर्या में। कैसे? देखिए, एक चेन होता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, हमारा पर्यावरण लास्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें हमारा क्या है? एक चेन पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला हो गया, या फिर जीवन का जो श्रृंखला हो गया, ठीक है। यानी कि एक चीज जो है सो दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी सवाल में उसका भी रहस्य छुपा हुआ है। कैसे? देखिए, कहता है कि विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं, ठीक है। विलियम प्रथम जो था वो एक चीज जानता था। वो क्या जानता था? कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया कि ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधक था, है ना। तो माफ कीजिएगा, विलियम प्रथम यह जानता था, विलियम प्रथम क्या जानता था? कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को अगर जब तक हम पराजित नहीं करेंगे तब तक जर्मनी या इटली का एकीकरण संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। और बिस्मार्क कैसा दिमाग का आदमी था? तो बिस्मार्क बहुत ही मतलब कि गर्म दिमाग का आदमी कह सकते हैं, ठीक है। उसका मानना था कि युद्ध के दम पर ही हम ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा सकते हैं और जर्मनी को एकीकृत कर सकते हैं। घटना समझ गए, ठीक है। तो घटना समझ गए तो फिर क्या करता है? कहता है कि विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है।
पहला लाइन क्या लिखिएगा, लिखिएगा विलियम प्रथम यह जानता था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं। ठीक है, दूसरा लाइन क्या लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी, लिखिएगा जर्मनी को एकीकृत करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, तो विलियम प्रथम क्या करता है मेरे विद्यार्थी जी, विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करता है। चांसलर नियुक्त करने का अर्थ है पीएम, प्रधानमंत्री। अपने भारतीय लैंग्वेज में बात करें तो चांसलर का अर्थ प्रधानमंत्री। अब उसके पास पावर आ गया। अब जब पावर आ गया तो बिस्मार्क ठहरा, सनकी दिमाग, उसको जो सो युद्ध पर भरोसा है, तो क्या करेगा, युद्ध ही तो करेगा। फिर क्या होता है, तो चांसलर नियुक्त किया। तो विलियम अगर बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। तो चेन क्या है मेरे विद्यार्थी जी, चेन मैंने आपको बताया था कि एक चेन है। चेन यह है कि देखिए बिस्मार्क को अगर चांसलर नहीं बनाता तो बिस्मार्क युद्ध नहीं करता अन्य देशों से, और युद्ध नहीं करता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। तो एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर जो बिस्मार्क को विलियम प्रथम चांसलर ही नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण संभव था, नहीं संभव था। ठीक है, तो नहीं जब संभव था तो संभव कैसे हुआ, क्योंकि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया और चांसलर ने अपने नीतियों के मुकाबले, अपने सैनिकों के दम पर जर्मनी को एकीकृत किया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे दमदार बहुत ही मजबूत देश को हराया, पराजित किया और जर्मनी को एकीकृत किया। ठीक है, तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे, तो लिखिएगा विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, क्योंकि विलियम प्रथम यह जानता था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया को अगर हम नहीं हराते हैं, अगर पराजित नहीं करते हैं तो एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, और जब हरा देते हैं तो एकीकरण संभव है। तो फिर क्या करते हैं विलियम प्रथम जी, विलियम प्रथम जर्मनी को अपना, माफ कीजिएगा, विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करते हैं। ठीक है, विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करते हैं और बिस्मार्क जो है अपने नीतियों, अपने सैनिकों के बलबूते ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे मजबूत शक्तिशाली देश को हरा देता है और जर्मनी को एकीकृत करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम अगर नहीं होता तो बिस्मार्क चांसलर नहीं बनता, अगर बिस्मार्क चांसलर नहीं बनता तो अपनी नीतियों का मतलब कि नीतियों के मुताबिक काम नहीं करता और जर्मनी एकीकृत नहीं हो पाता। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। चेन क्या है, चेन क्या है, तो विलियम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझिएगा, विलियम प्रथम ये क्या किया, ये किया बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब बिस्मार्क क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, युद्ध कैसे हुआ, जब बिस्मार्क चाहा, लेकिन अगर विलियम प्रथम इसको नहीं बनाता तो युद्ध ही नहीं होता और एकीकरण फिर नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम जो है सो विलियम प्रथम के बगैर, यानी कि अगर ये नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। ठीक है, बिस्मार्क के लिए असंभव था। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। अभी हमने आपको बताया बिस्मार्क का नीति क्या था मेरे भाई, बिस्मार्क था सनकी दिमाग, वो युद्ध में विश्वास करता है, वो अपने सैनिकों पर विश्वास करता है। तो हमने अभी आपको बताया कि बिस्मार्क जो है सैनिकों पर विश्वास करता है। आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ये पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो आप लिखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में ढाई से नहीं एकदम खतरनाक लेवल पर आप अपना क्या कीजिएगा, ओएमआर शीट में देखिएगा, मुस्कुराइएगा, आराम से लिखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति। कहते हैं सवाल क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का सामाजिक काम कर रहा है या किसी प्रकार का काम कर रहा है तो उसका एक नीति होता है, उसका एक व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था के मद्देनजर, उस व्यवस्था को आधार बना करके वो काम करता है और उस पर जीत हासिल करता है अथवा पराजित होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से बिस्मार्क ने भी एक नीति अपनाई और वो नीति था रक्त एवं लौह की नीति। क्या था, कहते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये जो दो शब्द हैं रक्त एवं लौह, रामबाण कैसे है, अगर आपको याद है रक्त एवं लौह की नीति, अगर आपको याद है रक्त एवं लौह की नीति, तो आपका जो ये सवाल है 100% क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसका मानना था, यानी कि बिस्मार्क का ऐसा मानना था, बिस्मार्क को ऐसा लगता था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने
डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया और सफल भी रहा और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो मेरे विद्यार्थी जी, बिस्मार्क का क्या मानना था, बिस्मार्क का क्या नीति था? तो बिस्मार्क रक्त एवं द्रव की नीति को अपनाया। उसको मानना था कि सैनिक के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क और हमारा जो बहुत सारे देश है वो क्या है, उस समय अपने बहुत पीक पॉइंट पर, जैसे कि अभी अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, चीन बहुत शक्तिशाली है, उसी तरह से वो सब जो थे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है। तो जर्मनी का जो बिस्मार्क था उसका मानना था कि अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो क्या है, जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, ठीक है। तो उसने रक्त एवं द्रव की नीति अपनाई और उसका मानना था कि बिना युद्ध के, बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा। और उसने क्या किया, डेनमार्क से भी लड़ा, ऑस्ट्रिया से भी लड़ा और फ्रांस से भी युद्ध किया और सफल भी रहा। अतः हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भूमिका तो रहा ही, और जो हमारा ये सवाल है इसका भी उत्तर मिल चुका है और इस सवाल का भी कनेक्शन इससे है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो रक्त एवं द्रव की नीति अपनाई। उसका क्या मानना था? तो उसका मानना था कि बिना युद्ध के इस स्थिति में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था? क्योंकि विलियम प्रथम अगर बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाता तो बिस्मार्क अपने युद्ध की नीति को, अपने रक्त एवं द्रव की नीति को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू नहीं कर पाता और जर्मनी का एकीकरण असंभव होता बिस्मार्क के लिए, ठीक है। आई होप कि आपका जो ये दोनों सवाल है और जो पिछला जो बहुत सारे सवाल हमने कराए हैं क्लियर हो गया। अब हमारा जो है दो सवाल और बचे हैं उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे विद्यार्थी जी, आखिरी दो सवाल। सवाल नंबर पहला, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करी। ये भी एक क्या है, जाने माने और बेहतरीन शख्सियत है, सबकी नजरों में अलग अलग। दूसरा सवाल है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं कि इनके दो उपलब्धियां क्या हैं, ठीक है। तो आते हैं सवाल पर, पहले सवाल समझेंगे फिर उसके आंसर को हम लोग डोमिनेट यानी कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के सवालों में, किसी भी प्रकार के लाइन में अगर कंफ्यूजन है, तुरंत कमेंट कीजिए। आपको उत्तर देने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, ठीक है। आते हैं मुख्य बिंदु पर। कहते हैं गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यानी कि जो गैरिबाल्डी था उसका क्या क्या कार्य था उसकी चर्चा आपको इस सवाल में, 2 अंकीय सवाल में करने हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जी ऐसे भी होंगे जिनको की घटना पढ़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जी ऐसे भी होंगे जो कि घटना नहीं पढ़े हैं। कोई बात नहीं, जो पढ़े हैं उनको शुभकामनाएं, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा आंसर में कहते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि गैरिबाल्डी कौन था, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के सवाल में मुस्कुराइएगा, हंसिएगा और लिखिएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, ठीक है। फिर कहते हैं गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स, हमने आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर को करने के लिए कुछ शब्द, कुछ वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इस सवाल को याद करने के लिए आपको सिसिली और नेपल्स 20 बार बोलिए, सिसिली और नेपल्स याद रखना पड़ेगा। तो सिसिली और नेपल्स को क्या करने का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। तो गैरिबाल्डी कौन था आपको पता चल गया, नाविक तो था, पेशे से एक नाविक तो था, लेकिन उसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और वहां क्या स्थापित किया, गणतंत्र स्थापित किया। लिखिएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से यानी कि बाय प्रोफेशन उसका जो मेन काम था वो क्या था, नाविक था, लेकिन उसने क्या किया, तो उसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और वहां गणतंत्र लोगों का तंत्र स्थापित किया, राइट। तो कहते हैं गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, आई होप लिख लीजिएगा। फिर कहते हैं गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण किया, आक्रमण की योजना बनाई। क्या करता है, कहता है कि गैरिबाल्डी ने जब रोम पर इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण की योजना बनाई यानी कि अभी आक्रमण किया नहीं है, योजना जब बनाया तो रोम की, कहते हैं गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तब काबूल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, काउंट काबूल, ये क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो काबूल
तब काबुल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। देखिए अब ऐसा होता है जब युद्ध होते हैं तो एक पार्ट ऐसा होता है जो युद्ध करता है और दूसरा पार्ट भी होता है युद्ध करता है, यानी कि अपने बचाव में सेना भेजता है। तो गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है, योजना बनाता है। तो वहीं रोम को बचाने के लिए जो काबुल है, काउंट काबुल, वो क्या करता है, अपनी सेना को भेजता है। ठीक है, तो सेना को भेजता है और इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबुल से हो जाती है। जब देखिए अब दोनों युद्ध, एक युद्ध को रोम को बचाने के लिए काबुल, रोम को बचाने के लिए काबुल, और उस पर अटैक करने के लिए गैरिबाल्डी, जब दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। दोनों का जब आमना सामना होता है तो क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। और फिर क्या होता है, वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर एमेनुअल को दे देता है। इस तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो गया। अब देखिए विक्टर एमेनुअल कहां से आया, तो विक्टर एमेनुअल जो है वो क्या है, काउंट काबुल और एक हमारा गैरिबाल्डी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो जीता हुआ जो क्षेत्र था हमारा, वो क्या करता है, विक्टर एमेनुअल को दे देता है। इस तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से, अब देखिए इससे दोस्ती कर लिया, काउंट काबुल से दोस्ती किया, और विक्टर एमेनुअल कौन था, तो काउंट काबुल का ही करीबी था। ठीक है, तो इस तरह क्या करता है, गैरिबाल्डी के सहयोग से एकीकरण संभव हो पाता है। तो आप लिख लीजिएगा, इस सवाल का उत्तर लिख लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो क्या करता है, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करता है, आधिपत्य जमा लेता है, गणराज्य स्थापित कर देता है। दूसरी बार जब वह आक्रमण की योजना बनाता है तो इटली पर, माफ कीजिएगा, रोम पर जब आक्रमण की योजना बनाता है तो उसकी मुलाकात होती है काबुल से, और क्या करता है, विक्टर एमेनुअल के जीता हुआ जो क्षेत्र होता है काबुल, एक तरह से दोस्ती कर लेता है गैरिबाल्डी से और सौंप देता है, उसको स्वतंत्र कर देता है। और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण, माफ कीजिएगा, इटली का एकीकरण क्या होता है, संभव हो पाता है। और गैरिबाल्डी के सहयोग से ये सब संभव हो पाता है। तो गैरिबाल्डी का क्या क्या कारण था, समझ गए। गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, रोम पर आक्रमण की योजना बनाया, उसी बीच उसका मुलाकात हुआ, और जीते गए क्षेत्र जो दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र थे वो जो विक्टर एमेनुअल को दे दिया, सौंप दिया। उस तरह से गैरिबाल्डी के सहयोग से पूरे इटली का एकीकरण संभव हो पाया। आई होप कि इतना तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों की चर्चा करें, 2 उपलब्धियों को बताएं। तो वियना कांग्रेस, जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप लोग पॉइंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको नंबर पूरी मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो कहते हैं पहला जो हमारा पॉइंट है, पुरातन व्यवस्था, यानी कि जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है उसी को पुरातन व्यवस्था कहते हैं। तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, कैसे पुनर्स्थापना करना, तो मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने क्या किया, तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की। पहले भी वहां पर क्या था, बुर्बो राजवंश का ही शासन था। तो पुरातन व्यवस्था मतलब जो पहले से शासन चला आ रहा था, और बुर्बो राजवंश क्या था, पहले का ही शासन था। ठीक है, तो क्या करता है, लुई 18वां को पीएम बना देता है, वहां का शासक बना देता है। अतः वियना कांग्रेस का क्या पहला उपलब्धि, तो पुरातन व्यवस्था की स्थापना करा। दूसरा, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। वो क्या करता है, तो वहां पर गणतंत्र स्थापित नहीं होने देता है। इस प्रकार से इसका 2 उपलब्धि क्या क्या हो जाएगा, तो पहला उपलब्धि की पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। आई होप कि आपको ये सब्जेक्टिव का लघुतरीय जो प्रश्न है पूरी तरह से इस चैप्टर का जो मुख्य था, और टोटल जितना हमने आपको बताया है उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको एक प्यारा सा सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर से, मुलाकात होगी आपकी और हमारी किसी खास और प्यारे से सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।